नमस्कार साथियों। अपनी बात चल रही थी राजस्थान जलवायु की। राजस्थान की जलवायु अपन पढ़ रहे थे और उसमें 3 ऋतुएं दोस्तों आपने पढ़ी, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। अब अपन बात करेंगे शीत ऋतु की। जैसा दोस्तों उन 3 ऋतुओं में अपन ने जिन जिन तथ्यों के बारे में बात की है वो चर्चा ही अपन यहाँ करेंगे। सबसे पहले अपन बात करें शीत ऋतु के समय की। इसका समय कब से कब तक होता है? तो इसका समय होगा दोस्तों दिसंबर से लेकर मध्य मार्च तक। जैसा आपने पढ़ा कि अपनी शरद ऋतु थी, उसका समय मध्य सितंबर से नवंबर तक था। अब उससे आगे जो ऋतु है वो अपनी कौन सी है दोस्तों? शीत ऋतु है। अब इस शीत ऋतु में समय के बाद अपन बात करेंगे प्रमुख वायुमंडलीय दशाओं की, जिसमें सबसे पहले अपन बात करें तापमान की। हर ऋतु में अपन ये पढ़ते हुए आए हैं। शीत ऋतु में तापमान की दशाएं क्या होती हैं? तो दोस्तों ग्रीष्म ऋतु के बिल्कुल विपरीत होंगी। आपने ग्रीष्म ऋतु में पढ़ा है कि राजस्थान में उच्चतम तापमान है वो ग्रीष्म ऋतु में पाया जाता है, जून माह में। और दिन की बात की थी 21 जून को। और उस ग्रीष्म ऋतु के समय सबसे गर्म जिला है वो आपका चूरू है। और सबसे गर्म स्थान जो आपने पढ़ा वो था दोस्तों फलोदी, जोधपुर। अब अपन बात यहाँ पर करेंगे कि शीत ऋतु के समय तापमान की दशाएं क्या होती हैं। तो हमें पता है दोस्तों कि दिसंबर से लेकर मध्य मार्च तक सूर्य है वो दक्षिणायन होता है। इस समय सूर्य की जो किरणें हैं वो दक्षिणी गोलार्ध में सीधी होती हैं। इसलिए इस दरमियान राजस्थान सहित जो अपना संपूर्ण उत्तरी गोलार्ध है, इसमें भूमध्य रेखा से जैसे जैसे अक्षांशीय दूरी बढ़ेगी उत्तरी ध्रुव की ओर, सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है दोस्तों। और सूर्य की किरणें तिरछी गिरती हैं उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए इस समय तापमान है वो निम्न होता है। तो कहने का मतलब ये जो शीत ऋतु है इसमें तापमान कैसा होगा? तो अपन बात करेंगे इस समय तापमान निम्न तापमान होता है। और बात करें तो -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक दोस्तों इस समय तापमान पाया जाता है। जैसा कि गर्मियों में उच्चतम तापमान था और अधिकतम 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक की अपन ने बात की थी, तो शीत ऋतु है इसमें न्यूनतम तापमान पाया जाता है और इस समय तापमान -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। जैसा वहां पर आपने 4 प्रश्न पढ़े थे, यहाँ भी निम्न तापमान के संबंध में आपको इससे जोड़कर 4 प्रश्न पढ़ने हैं। पहला प्रश्न, सबसे ठंडा जिला कौन सा है? सबसे ठंडा जिला। दूसरी बात करेंगे सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। फिर बात करेंगे सबसे ठंडा माह कौन सा है। और फिर बात करेंगे सबसे ठंडा दिन कौन सा है। तो सबसे पहले तो अगर अपन बात करें कि राजस्थान का सबसे ठंडा जिला कौन सा, तो दोस्तों जो राजस्थान का सबसे गर्म था वो ही राजस्थान का सबसे ठंडा जिला है। अर्थात राजस्थान का सबसे ठंडे जिले की अगर बात आए तो अपना जवाब क्या होगा? चूरू। सबसे गर्म भी चूरू। क्यों था गर्म? उस समय अपन ने उसके कारण को जाना था, पढ़ा था कि ये चूरू है उसमें वनस्पति की न्यूनता है, इसलिए ये सर्वाधिक गर्म जिला है। तो फिर ये सबसे ठंडा क्यों है? तो इसका कारण भी जान ले दोस्तों। इसका मुख्य कारण है कि चूरू राजस्थान का वह जिला है जहां सिंचित क्षेत्र है वो न्यूनतम है। चूरू जिले के कुल कृषि क्षेत्र का लगभग 5% भाग ही सिंचाई सुविधाओं से युक्त है। बाकी जो कृषि क्षेत्र है वह वर्षा आधारित कृषि पर निर्भर करता है। कहने का मतलब यहाँ सिंचाई सुविधाओं या सिंचाई के साधनों की जो कमी है उसके कारण ये सबसे ठंडा है। यहाँ आप सोचोगे कि सिंचाई और ठंड से क्या संबंध? तो दोस्तों सीधी सी बात है, सिंचाई में अपन जल का उपयोग करेंगे और जिस जल का उपयोग अपन सिंचाई में करेंगे वह वाष्पित होगा और जल वाष्प वायुमंडल में मिलेगी। और याद रखना दोस्तों, जल वाष्प है वो ऊष्माग्राही होती है। जल वाष्प है वो पृथ्वी के धरातल के लिए कंबल की भांति कार्य करती है, क्योंकि यह
ऊष्मा विकिरण को अवशोषित करके खुद गर्म होती है और धरातल को गर्म बनाए रखती है। तो जहां सिंचाई सुविधाएं कम होंगी तो वहां वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कम होगी। अपनी देसी भाषा में अपन कह सकते हैं कि चूरू में सूखी ठंड। कैसी? इसलिए यह सबसे ठंडा जिला है। फिर बात करें कि राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा, तो दोस्तों वो माउंट आबू है। सबसे ठंडे स्थान की बात करें तो वो कौन सा होगा? माउंट आबू। और इसकी जो वजह है वो है समुद्र तल से ऊंचाई पर स्थित होने के कारण, क्योंकि हमें पता है कि पृथ्वी के धरातल से अपन वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभमंडल में ऊपर चलते हैं तो प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। तो ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। इसलिए माउंट आबू समुद्र तल से राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहां निम्न तापमान पाया जाता है, यानी सबसे ठंडा स्थान है। फिर बात करें सबसे ठंडे माह की, तो राजस्थान का सबसे ठंडा जो माह है वो दोस्तों है जनवरी। और फिर बात करें सबसे ठंडे दिन की तो वो है दोस्तों 22 दिसंबर। अब इनका कारण एक बार दोबारा देखें। राजस्थान में निम्नतम तापमान या न्यूनतम तापमान कौन सी ऋतु में पाया जाता है? अपना जवाब होगा शीत ऋतु में पाया जाता है और इस समय तापमान -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। शीत ऋतु के समय सबसे ठंडा जिला चूरू है और इसका मुख्य कारण है सिंचाई सुविधाओं की कमी। दूसरा सबसे ठंडा स्थान है माउंट आबू और इसका कारण है समुद्र तल से अधिक ऊंचाई पर स्थित होना। माउंट आबू राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान है, इसीलिए दोस्तों इसे राजस्थान का बर्खोयांशक कहा जाता है। तो यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान का बर्खोयांशक किसे कहते हैं? तो वो किसको कहते हैं दोस्तों? माउंट आबू को। क्यों कहते हैं? ये बर्खोयांशक है क्या? तो बर्खोयांशक साइबेरियाई रूस में स्थित विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। साइबेरियाई रूस में स्थित बर्खोयांशक विश्व का सबसे ठंडा स्थल है और राजस्थान में सबसे ठंडा स्थल है वो माउंट आबू है। इसलिए हम क्या कह रहे हैं? इसे राजस्थान का बर्खोयांशक कह रहे हैं। फिर बात करें सबसे ठंडा माह है कौन सा, तो अपना जवाब होगा जनवरी। क्यों? क्योंकि दोस्तों इस समय शीतलहर चलती है और शीतलहर के कारण जनवरी माह है वो सबसे ठंडा है। फिर बात करें सबसे ठंडा दिन कौन सा, तो वो है दोस्तों 22 दिसंबर, क्योंकि 22 दिसंबर को राजस्थान में सूर्य की किरणें हैं वो सर्वाधिक तिरछी होती हैं। दोबारा देखें यहां तक, शीत ऋतु का समय है वो तो मध्य आपका जो दिसंबर है उससे लेकर मध्य मार्च तक है। इस समय तापमान है वो निम्न होता है -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक। सबसे ठंडा जिला है वो राजस्थान में चूरू है और ग्रीष्म ऋतु में आपने पढ़ा था सबसे गर्म जिला भी कौन सा है दोस्तों? चूरू। यानी वर्ष में उच्चतम तापमान भी चूरू में और वर्ष में निम्न तापमान भी चूरू में। एक वर्ष के उच्चतम और न्यूनतम तापमान का अंतर दोस्तों वार्षिक तापांतर कहलाता है। इसका मतलब राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जो जिला है वो आपका चूरू है, जबकि इसके विपरीत यदि प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है, तो दोस्तों वहां आपका जवाब जैसलमेर होगा। और उस पर अपन विस्तृत चर्चा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में करेंगे। यहां पर केवल दोनों प्रश्न याद रख लें आप, तो राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला तो चूरू और राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जो जिला है वो है आपका जैसलमेर। फिर बात की सबसे ठंडा स्थान कौन सा? माउंट आबू। क्यों है ये ठंडा? क्योंकि ये समुद्र तल से अधिक ऊंचाई पर स्थित है और क्षोभमंडल में समुद्र तल से ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। प्रति 165 मीटर पर तापमान है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड घट जाता है, इसलिए ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आएगी। तो ऊंचाई पर स्थित होने के कारण माउंट आबू राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान है, इसीलिए इसे राजस्थान का बर्खोयांशक कहा जाता है। दोस्तों माउंट आबू को कई सारी उपमाएं दी गई हैं। इसे राजस्थान का शिमला भी कहते हैं, जो आपने भौतिक प्रदेशों के समय पढ़ा है। क्यों कहते हैं माउंट आबू को राजस्थान का शिमला? तो उसका कारण है कि माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन स्थल है। पर्वतीय पर्यटन स्थल होने के कारण इसे राजस्थान का शिमला कहा गया है।
इसे राजस्थान का मासिनराम भी कहते हैं। या आपने वर्षा ऋतु में पढ़ा है अभी कि राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला स्थान है वो माउंट आबू है, और यहाँ वार्षिक वर्षा है वो लगभग 150 सेंटीमीटर होती है। सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला स्थान होने के कारण इसे क्या कहेंगे अपन, राजस्थान का मासिनराम कहेंगे। जबकि याद रखना दोस्तों, राजस्थान का चेरापूंजी है वो झालावाड़ को कहा जाता है सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला जिला होने के नाते। फिर बात कर रहे हैं कि इसे राजस्थान का बर्फयांशक भी कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान है। फिर बात की राजस्थान का सबसे ठंडा माह कौन सा, तो जनवरी है। दोस्तों याद रखना, अगर सूर्य की तिरछी किरणों के कारण सबसे ठंडा माह होता तो कौन सा होता, तब अपना जवाब होगा तब दिसंबर होता है, क्योंकि राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें अगर किसी माह में गिरती हैं तो वो दिसंबर है, क्योंकि दिसंबर में सूर्य की किरणें मकर रेखा के आसपास लंबवत होती हैं और वो राजस्थान से सर्वाधिक तिर्यक स्थिति होती है सूर्य की किरणों की। उस समय सूर्य की किरणें राजस्थान में सबसे तिरछी होती हैं। अगर तिरछेपन के कारण ठंडा होना होता तो अपना दिसंबर माह सबसे ठंडा होता, लेकिन है कौन सा दोस्तों, जनवरी है। और उसकी वजह क्या है, तो उसकी वजह है इस समय हिमालय के बर्फीले क्षेत्रों से उत्तर की ओर से ठंडी शीतलहर चलती है, जिसे अपनी भाषा में अपन सीढ़ी कहते हैं। और वह शीतलहर है वो जब प्रवाहित होती है तो स्थानीय वायुमंडल के तापमान को दोस्तों गिरा देती है, इसलिए जनवरी माह सबसे ठंडा है। उस शीतलहर के कारण जनवरी माह में पाला जमता है दोस्तों। फिर सबसे ठंडे दिन की बात की तो वो 22 दिसंबर, और उसकी वजह आपको पता है 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी होती हैं। इस दिन राजस्थान में सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी होती हैं। ये तो बात हो गई दोस्तों तापमान की। अब इसके बाद दूसरी दशा की बात करें शीत ऋतु में, तो वो है वायुदाब। यहां आप बार बार पढ़ रहे हैं कि धरातल जो है अपना पृथ्वी का, उसके ऊपर तापमान और वायुदाब दोनों में व्युत्क्रमानुपाती संबंध पाया जाता है। यदि तापमान बढ़ेगा तो वायुदाब घटेगा, तापमान घटेगा तो वायुदाब बढ़ेगा। यहां तापमान कम है, इसका मतलब इस समय दोस्तों उच्च वायुदाब पाया जाता है। क्या पाया जाता है इस समय, तो अपना जवाब होगा उच्च वायुदाब पाया जाता है। जैसा आपने पढ़ा था ग्रीष्म ऋतु में न्यून वायुदाब, और वो राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में जैसलमेर जिले में पाया जाता है दोस्तों। यहां पर अपन बात करेंगे कि शीत ऋतु में वायुदाब है वो तापमान कम होने के कारण अधिक होता है, उच्च वायुदाब पाया जाता है। और यदि प्रश्न आ जाए कि शीत ऋतु में जनवरी माह में उच्चतम वायुदाब कहां पाया जाता है, तो दोस्तों याद रखना शीत ऋतु में राजस्थान में उच्चतम वायुदाब यानी उच्च वायुदाब की जो स्थिति है वो उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में ही बनती है। जैसलमेर, बीकानेर का पश्चिमी भाग और गंगानगर के दक्षिणी भाग वो भूभाग हैं जहां शीत ऋतु में सर्वाधिक वायुदाब पाया जाता है। ये बात हो गई अपनी दो दशाओं की। अब इसके बाद अपन बात करें शीत ऋतु में चलने वाली प्रमुख हवाओं की। शीत ऋतु की प्रमुख हवाएं, तो शीत ऋतु में चलने वाली जो प्रमुख हवाएं हैं वो कौन सी हैं, आप देखें। एक तो इस समय हमें पता है कि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी हैं, और जैसे जैसे अपन उत्तर में जाएंगे उत्तरी गोलार्ध में भी, तो अक्षांशीय दूरी भूमध्य रेखा से जैसे जैसे बढ़ेगी सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाएगा, तापमान घटेगा। या अर्थात जैसे जैसे उत्तर में चलते हैं तो वायुदाब बढ़ना है। इसके विपरीत दक्षिण में सूर्य की किरणें सीधी हैं, इसलिए वायुदाब क्या है उस समय यहां दोस्तों न्यून है, अर्थात हवाएं उत्तर से दक्षिण की ओर चलती हैं। और ये आपने पढ़ ली है पहले कि राजस्थान में उत्तर की ओर से चलने वाली जो हवाएं हैं उन्हें उत्तरार्ध कहा जाता है। तो एक तो शीत ऋतु में चलने वाली प्रमुख जो हवा है वो अपनी है उत्तरार्ध, और इस उत्तरार्ध हवा को धराऊ या धराड़ भी कहते हैं, ये भी आपने पढ़ा है। इस उत्तरार्ध हवा को ही क्या कहा जाता है दोस्तों, धराऊ या धराड़ कहा जाता है। और इसका कारण भी आपको बताया हुआ है कि राजस्थान में जो हवाएं उत्तर की ओर से आती हैं वो स्थल भाग से आती हैं, क्योंकि राजस्थान के उत्तर में अगर अपन देखें तो स्थलीय भूभागों का विस्तार है। उत्तर से आने के कारण इन हवाओं को धराऊ या धराड़ कहा जाता है। दूसरी जो प्रमुख हवा है शीत ऋतु में चलने वाली वो है शीतलहर, या जिसे अपनी भाषा में अपन कह सकते हैं सीढ़ी।
शीतलहर या सीढ़ी। वास्तव में शीतलहर दिशा के अनुसार तो दोस्तों उत्तरार्ध हवाई है। शीत ऋतु में हिमालय के बर्फीले क्षेत्रों से आने वाली ठंडी शुष्क जो हवाएं हैं, ठंडी शुष्क बर्फीली जो हवाएं हैं, वो ही दोस्तों शीतलहर या सीढ़ी कहलाती हैं। याद रखना, स्थल भाग से आती हैं इसलिए शुष्क होती हैं, और निम्न तापमान वाले क्षेत्रों से, बर्फीले क्षेत्रों से आती हैं दोस्तों, इसलिए हवाएं ठंडी होती हैं ना। अर्थात शीतलहर है वो ठंडी और शुष्क हवा है, ये शुष्क होती है। इसका प्रमाण भी आप याद रख सकते हैं। आपको पता है जनवरी में जब शीतलहर चलती है तो अपने शरीर की जो त्वचा है वो फटने लगती है, होंठ फटने लगते हैं। वो दोस्तों इसी बात का प्रमाण है कि ये हवाएं अत्यधिक शुष्क होती हैं। और शुष्क क्यों होती हैं? क्योंकि ये स्थलीय भाग से चलकर आती हैं और ठंडी भी होती हैं। जिस प्रकार से ग्रीष्म ऋतु में जब पश्चिम की ओर से गर्म हवाएं चलती हैं लू के रूप में, तो वो स्थानीय वायुमंडल के तापमान को बढ़ा देती हैं। पढ़ा आपने कि ग्रीष्म ऋतु में लू हवाओं के प्रचलन के बाद तापमान बढ़ जाता है, और उसके विपरीत यहां शीत ऋतु में क्या चल रही है दोस्तों? शीतलहर। जब शीतलहर प्रवाहित होती है तो वो स्थानीय वायुमंडल के तापमान को गिरा देती है, और कई बार तापमान है वो दोस्तों 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे गिर जाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है ना, उसको हिमांक बिंदु कहते हैं, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जल है वो अपने तरल स्वरूप से ठोस में बदल जाता है दोस्तों। जल जमकर बर्फ में बदल जाता है, इसलिए इसे हिमांक बिंदु कहा जाता है। और जब तापमान 0 से नीचे जाएगा तो जलवाष्प है वो संघनित होकर बर्फ में बदल जाएगी, और धरातल पर एक महीन अदर से पपड़ी जम जाती है, जिसको अपन कहते हैं पाला जमना। तो शीतलहर के कारण क्या जमेगा दोस्तों? इस समय पाला जमता है। यह बात हो गई शीत ऋतु में चलने वाली प्रमुख हवाओं की। अब अपन बात करेंगे शीत ऋतु में होने वाली वर्षा। दोस्तों राजस्थान में विभिन्न ऋतुओं में जो होने वाली वर्षा है ना, उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसमें 3 के बारे में अपन ने पहले पढ़ लिया है कि ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होती है वह वर्षा कहलाती है प्री मानसून या मानसून पूर्व की वर्षा। वर्षा ऋतु में जो वर्षा होती है वो कहलाती है अपनी मानसूनी वर्षा, और जो शरद ऋतु में लौटते हुए मानसून से होती है उसे कहते हैं लौटते हुए मानसून की वर्षा। और अब जो शीत ऋतु में हो रही है दोस्तों उसे कहते हैं मावट या मावठ वर्षा। अब ये जो मावट है ये उत्पत्ति के आधार पर कैसी वर्षा है? तो सबसे पहली बात तो शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को कहा क्या जाता है दोस्तों? इसे मावट या मावठ कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि ये वर्षा उत्पत्ति के आधार पर होती कैसी है। तो वर्षा उत्पत्ति के आधार पर आपने पढ़ा मुख्यतः 3 प्रकार की, संवहनी, चक्रवाती और पर्वतीय वर्षा। दोस्तों याद रखना ये एक चक्रवाती वर्षा है। कैसी वर्षा है मावट? तो अपना जवाब क्या होगा? चक्रवाती वर्षा। यहां पर अपन एक बार 2 प्रश्नों पर ही डिस्कस कर रहे हैं कि शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को कहा क्या जाता है। अपना जवाब होगा मावट या मावठ वर्षा। याद रखना दोस्तों इस मावट से मिलता जुलता एक स्थल है अपने यहां पर, एक जल स्रोत है जयपुर में, मावठा। मावठा एक जल स्रोत, एक तालाब है जयपुर में आमेर रोड पर, उसे मावठा कहा गया है। इसे क्या कह रहे हैं अपन? मावट कह रहे हैं। ये किस प्रकार की वर्षा होती है? तो दोस्तों ये चक्रवाती वर्षा होती है। जैसा आपने पढ़ा था कि प्री मानसून जो वर्षा होती है गर्मियों में वो भी चक्रवाती वर्षा होती है। और वो जिन चक्रवातों से होती है वो चक्रवात कहां से उत्पन्न होते हैं, किस प्रकार से वो भारत के विभिन्न भागों में वर्षा करते हैं, यहां पर भी हमें यह पढ़ना है कि शीत ऋतु में जो चक्रवाती वर्षा के रूप में मावठ वर्षा होती है, ये वास्तव में ये शीत ऋतु में वर्षा करने वाले चक्रवात कहां से उत्पन्न होकर आते हैं, किन हवाओं के सहारे होते हुए ये भारत तक पहुंचते हैं, भारत में किस दिशा से प्रवेश करते हैं, कौन सी हवाओं से ये मावठ वर्षा होती है, राजस्थान में इस मावठ वर्षा की मात्रा किस दिशा से किस दिशा की ओर बढ़ती है, इन सब पर अपन चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इसे एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझना है। ये मान लो अपना अफ्रीका महाद्वीप है,
ये है मान लो अपना यूरोप महाद्वीप, और इधर है दोस्तों ये एशिया महाद्वीप, और इन तीनों महाद्वीपों से घिरा हुआ यहां एक सागरीय क्षेत्र है, और इस सागर का नाम है दोस्तों भूमध्य सागर, या इसे आप रोम सागर भी कह सकते हैं। इसे तैतीस सागर का वर्तमान प्रतिनिधि माना जाता है। तो ये जो भूमध्य सागर है ये तीन महाद्वीपों से घिरा हुआ एक सागर है। इसके उत्तर पश्चिम की ओर अपन देखें तो यूरोप महाद्वीप का विस्तार है, इसके उत्तर पूर्व की ओर देखें तो एशिया महाद्वीप का विस्तार है, और ये दक्षिण से अफ्रीका महाद्वीप से घिरा हुआ दोस्तों। ये इसका जो पश्चिमी भाग है, इससे आगे इधर देखें तो इधर अपना एक महासागर है, अटलांटिक महासागर, जिसे आप अंध महासागर भी कह सकते हैं। तो ये जो भूमध्य सागर है इधर अंध महासागर से यहां एक जल संधि के द्वारा दोस्तों आपस में जुड़ रहा है, और उस जल संधि को कहते हैं जिब्राल्टर जल संधि। और इधर जो है नीचे लाल सागर है दोस्तों, और उस लाल सागर से ये जिस संरचना के द्वारा जुड़ रहा है उस संरचना का नाम है दोस्तों स्वेज नहर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें भी आप याद रखें। कई बार प्रश्न आता है कि भूमध्य सागर किस जल संधि के द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है, तो अपना जवाब होगा जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा। और स्वेज नहर किन दो सागरीय भागों को आपस में जोड़ती है, तो जवाब होगा दोस्तों भूमध्य सागर को लाल सागर से। अब जिन चक्रवातों की अपन बात कर रहे थे जो राजस्थान तक आकर के माउंट वर्षा कर रहे हैं दोस्तों, उनकी उत्पत्ति होती है भूमध्य सागर से। तो पहली बात तो ये जवाब आपके सामने आ गया कि माउंट वर्षा जिन चक्रवातों से होती है उन चक्रवातों की उत्पत्ति कहां से होती है, तो दोस्तों उनकी उत्पत्ति है वो भूमध्य सागर से होती है। इसलिए अपन भूमध्य सागर से उत्पन्न होने के कारण इन चक्रवातों को भूमध्य सागरीय चक्रवात भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हो इनको, तो अपना जवाब होगा भूमध्य सागरीय चक्रवात। और याद रखना दोस्तों ये भूमध्य सागर है ना, इसका विस्तार 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा के उत्तर में और 65 डिग्री के दक्षिण में, अर्थात 23.5 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य स्थित है ये भूभाग, अर्थात यह शीतोष्ण ताप कटिबंध के अंतर्गत आता है। तो उत्पत्ति के आधार पर अगर अपन बात करें तो भूमध्य सागरीय चक्रवातों को आप शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात भी कह सकते हैं। इन्हीं को अपन दोस्तों क्या कह सकते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात भी कह सकते हैं। कहने का मतलब माउंट वर्षा भूमध्य सागरीय चक्रवातों से या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से आती है। अब दोस्तों देखो यहां इस भूमध्य सागर से जो ये चक्रवात उत्पन्न होंगे ना, ये चक्रवात यहाँ शीतोष्ण कटिबंध में पछुआ पवनें चलती हैं, और उन पछुआ पवनों की दिशा दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में होती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। शीतोष्ण कटिबंधीय भागों में जो स्थायी पवन चलती है वो पछुआ पवन है, और पछुआ पवन की दिशा जो है वो उत्तरी गोलार्ध में कौन सी है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो यहां इस भूमध्य सागर से जो ये चक्रवात उत्पन्न होते हैं ना, वो इन पछुआ पवनों की सहायता से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर आगे बढ़ते हैं। याद रखना शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जिस मार्ग से होकर आगे बढ़ते हैं उस मार्ग को दोस्तों झंझापथ कहा जाता है। कई बार यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के आगे बढ़ने के मार्ग को क्या कहा जाता है, तो अपना जवाब क्या होगा, उस मार्ग को अपन झंझापथ कहते हैं। और ये झंझापथ किन हवाओं के द्वारा निर्धारित हो रहा है, पछुआ पवनों के द्वारा, क्योंकि पछुआ पवनें दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होंगी, और यहां भूमध्य सागर से उत्पन्न ये चक्रवात उन हवाओं के साथ किधर बढ़ेंगे, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ेंगे। और दोस्तों जैसे ही भूमध्य सागर से नमी लेकर ये चक्रवात भूमध्य सागर के तटवर्ती क्षेत्रों से टकराएंगे तो यहां वर्षा करके अपनी नमी को खो देंगे। तो फिर अपने दिमाग में आता है कि यहां से उत्पन्न ये चक्रवात यदि तटवर्ती क्षेत्रों में अपनी नमी को खो देते हैं तो ये भारत तक पहुंचकर, राजस्थान तक पहुंचकर कैसे माउंट वर्षा कर पाते हैं। इनकी नमी तो अपनी यहां पर बात कर रहे हैं कि तटवर्ती क्षेत्रों में ही वर्षा के रूप में गिरा देंगे। तो इसका मतलब ये मार्ग में पुनः किसी जल स्रोत से नमी प्राप्त करते हैं। और दोस्तों ये भी प्रश्न आता है कि भूमध्य सागरीय चक्रवात भूमध्य सागर से आगे बढ़ते हुए मार्ग में किस जल स्रोत से नमी
पुनः नमी धारण करते हैं, तो अपना जवाब होगा दोस्तों कैस्पियन सागर। एशिया और यूरोप महाद्वीप के मध्य स्थित है विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर। उस कैस्पियन सागर के ऊपर से जब ये चक्रवात गुजरेंगे तो ये मार्ग में वहां कैस्पियन सागर से पुनः नमी धारण करते हुए आगे बढ़ेंगे, और जैसे ही आगे बढ़ेंगे आगे चलकर इन चक्रवातों का संबंध है वो दोस्तों पश्चिमी जेट प्रवाह से स्थापित हो जाएगा। यह है अपना मान लो पश्चिमी जेट प्रवाह है। याद रखना दूसरे विश्व युद्ध के समय क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में क्षोभ सीमा के नीचे चलने वाली इन तीव्र हवाओं की खोज हुई थी। जब अमेरिकी बमवर्षक विमान हैं वो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर बम गिराने के बाद वापस लौट रहे थे, तब इन हवाओं के अवरोध के कारण जब उन विमानों की संतुलन बिगड़ा तो उन जेट विमानों के पायलटों ने इन हवाओं की खोज की। और दोस्तों इन हवाओं को कहा जाता है जेट स्ट्रीम या जेट प्रवाह है, जो मुख्यतः पश्चिम से पूर्व की ओर क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में प्रवाहित होती हैं। ये जो जेट प्रवाह है इनके मार्ग में दोस्तों आगे एक अवरोध आएगा आपके तिब्बत के पठार का। किसका अवरोध आता है? तो अपना जवाब होगा तिब्बत का पठार। और तिब्बत के पठार के दक्षिण में इधर हिमालय आ गया अपना, तो यानी तिब्बत के पठार और हिमालय का अवरोध आएगा इनके मार्ग में। इसलिए ये जो जेट प्रवाह है ना वो दो शाखाओं में बढ़ जाएगा। एक तो इसकी उत्तरी शाखा जो तिब्बत के पठार के उत्तर में होती हुई तिब्बत की ओर निकल जाती है, और एक दूसरी दोस्तों इसकी आ जाएगी आपकी ये दक्षिणी शाखा जो भारत की ओर आती है। दोबारा से देखना, भूमध्य सागर से उत्पन्न होकर के ये चक्रवात उत्तरी गोलार्ध की पछुआ पवनों की सहायता से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती हैं। भूमध्य सागर के तटवर्ती क्षेत्रों में वर्षा करने के बाद ये कैस्पियन सागर से पुनः नमी धारण करते हैं, और आगे बढ़ने के बाद इनका संबंध है वो पश्चिमी जेट प्रवाह से स्थापित हो जाता है, और पश्चिमी जेट प्रवाह के सहारे ये पूर्व की ओर बढ़ती हैं। लेकिन पश्चिमी जेट प्रवाह के मार्ग में तिब्बत के पठार के अवरोध के कारण ये पश्चिमी जेट प्रवाह दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है, एक उत्तरी शाखा और दोस्तों दूसरी दक्षिणी शाखा। इसकी उत्तरी शाखा उत्तर में तिब्बत की ओर चली जाती है, और दक्षिणी शाखा है वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए भारत की ओर आती है। याद रखना दोस्तों ये जो आपका आपने पढ़ा भूमध्य सागरीय जो चक्रवात हैं वो इस जेट प्रवाह की पश्चिमी शाखा दक्षिणी जो शाखा है ना उसी के सहारे दक्षिण की ओर मुड़ते हैं, और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर अफगानिस्तान पाकिस्तान आदि के मार्ग से होते हुए अगर अपन बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में उत्तर पश्चिम की ओर से प्रवेश करते हैं। अब अपने भारत या राजस्थान की बात करें तो ये चक्रवात हैं वो कौन सी दिशा से आ रहे हैं दोस्तों? पश्चिम दिशा की ओर से आ रहे हैं। इसलिए इन चक्रवातों के इन दो नामों के अलावा एक नाम और दे सकते हो आप, पश्चिमी विक्षोभ। इन्हीं को आप क्या कह सकते हो? पश्चिमी विक्षोभ कह सकते हो। तो कई बार प्रश्न आता है कि माउंट वर्षा किन चक्रवातों के कारण होती है, तो यहां याद रखना या तो आपके सामने ऑप्शन क्या होगा भूमध्य सागरीय चक्रवातों के कारण, या आपके सामने ऑप्शन क्या होगा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के कारण, या फिर आपके सामने ऑप्शन क्या होगा पश्चिमी विक्षोभ के कारण। और याद रखना दोस्तों कई बार यह भी पूछ लिया जाता है कि माउंट जो वर्षा है वो किन हवाओं से होती है, तो याद रखना ये हवाएं किस ओर से आ रही हैं? उत्तर पश्चिम की ओर से, अर्थात माउंट वर्षा है वो उत्तरी पश्चिमी हवाओं से होती है। राजस्थान में मावट जिन चक्रवातों से होती हैं वो चक्रवात दोस्तों अफगानिस्तान पाकिस्तान के मार्ग से होते हुए किस दिशा से किस भाग से प्रवेश करते हैं? तो देखो आपके सामने है उत्तर पश्चिम की ओर से प्रवेश करते हैं। जबकि आपने पीछे वर्षा ऋतु में पढ़ा था कि जो मानसूनी शाखा राजस्थान के संपूर्ण भाग में वर्षा करती है वो है बंगाल की खाड़ी की शाखा, और वो बंगाल की खाड़ी की शाखा दोस्तों राजस्थान में दक्षिण पूर्व की ओर से प्रवेश करके उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती है। जबकि ये जो चक्रवाती वर्षा करने वाले चक्रवात हैं जिनसे माउंट वर्षा हो रही है, इसका प्रवेश उसके विपरीत उत्तर पश्चिम से होता है, और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर आगे बढ़ती हैं। अर्थात कहने का मतलब ये उत्तर पश्चिम में सबसे पहले आएंगे तो उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में माउंट वर्षा ज्यादा होगी, और जैसे जैसे ये चक्रवात आगे बढ़ेंगे
माउंट वर्षा की मात्रा घटती चली जाएगी। तो याद रखना दोस्तों, मानसूनी वर्षा और माउंट वर्षा दोनों की मात्रा के बढ़ने की बात करें तो विपरीत आंसर होगा। माउंट वर्षा तो दक्षिण पूर्व से प्रवेश करके उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रही है और वो सबसे ज्यादा दक्षिण पूर्व में हो रही है, सबसे कम उत्तर पश्चिम में हो रही है, जबकि इसके विपरीत माउंट जो वर्षा है वो उत्तर पश्चिम में सर्वाधिक होगी और दक्षिण पूर्व में सबसे कम होगी। अर्थात माउंट वर्षा की मात्रा है वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर घटेगी, जबकि मानसूनी वर्षा की मात्रा है वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, यहां तक एक बार मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूं। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? अपना जवाब होगा मावट या मावट कहा जाता है। ये किस प्रकार की वर्षा होती है? तो दोस्तों ये चक्रवाती वर्षा होती है। इन चक्रवातों की उत्पत्ति कहां से होती है? तो ये चक्रवात भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनको भूमध्य सागरीय चक्रवात या अपन कह सकते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। और ये भारत में पश्चिम की ओर से आ रहे हैं, इसलिए दोस्तों इनको पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं। अर्थात इन चक्रवातों को आप 3 नामों से जान सकते हो, भूमध्य सागरीय चक्रवात, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात या आप कह सकते हो पश्चिमी विक्षोभ। ये चक्रवात हैं वो किन हवाओं के सहारे आगे बढ़ते हैं? तो अपना जवाब होगा पछुआ पवनों के सहारे। और दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है, इसलिए चक्रवात इन हवाओं के सहारे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते हैं। वो मध्य सागर के तटवर्ती क्षेत्रों में वर्षा करते हैं, उसके बाद कैस्पियन सागर से पुनः नमी धारण करते हैं और आगे चलकर इन चक्रवातों का संबंध है वो पश्चिमी जेट प्रवाह से स्थापित हो जाता है। पश्चिमी जेट प्रवाह के मार्ग में आगे किसका अवरोध है? तिब्बत के पठार का, जिसके कारण ये पश्चिमी जेट प्रवाह 2 शाखाओं में विभाजित हो जाता है, एक उत्तरी शाखा और दूसरी दोस्तों दक्षिणी शाखा। उत्तरी शाखा उत्तर में तिब्बत की ओर चली जाती है और दक्षिणी शाखा है वो दक्षिण पूर्व की ओर मुड़कर भारत की ओर आती है। ये चक्रवात भी जेट प्रवाह की दक्षिणी शाखा के सहारे हैं, वो दक्षिण पूर्व की ओर उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर आते हैं और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मार्ग से होते हुए राजस्थान में उत्तर पश्चिम की ओर से प्रवेश करते हैं। अर्थात माउंट वर्षा है वो उत्तरी पश्चिमी हवाओं से होती है। उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में माउंट वर्षा ज़्यादा होगी और जैसे जैसे आप दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ोगे माउंट वर्षा की मात्रा दोस्तों घटती चली जाएगी। ये बात हो गई माउंट वर्षा की। ठीक है, अब इसका फायदा क्या? जिस समय ये शीत ऋतु में माउंट वर्षा हो रही है उस समय दोस्तों अपने यहां पर है रबी की फसल। और याद रखें रबी की फसल में जब ये माउंट वर्षा होती है तो उसका फायदा मिलना है, ये रबी की फसल के लिए लाभदायी होती है। इसलिए दोस्तों इस माउंट वर्षा को गोल्डन ड्रॉप्स या हिंदी में आप कह सकते हैं सुनहरी बूंदें भी कहा जाता है। माउंट वर्षा को ही क्या कहा गया है? इसी को गोल्डन ड्रॉप्स या हिंदी में क्या कह सकते हैं अपन सुनहरी बूंदें भी कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि यह वर्षा रबी की फसल के लिए लाभदायी होती है। अब दोस्तों कई बार रबी की फसल में भी किसी फसल विशेष को लेकर प्रश्न आ जाता है, क्योंकि रबी में अपन बहुत सारी फसलें बोते हैं, गेहूं, जौ, चना, सरसों, मेथी, विभिन्न प्रकार के मसाला जो हैं, जीरा, धनिया, अजवाइन, सौंफ, ये सभी सब दोस्तों रबी के समय बोई जाती हैं। तो बात यहां पर यह आती है कि इनमें से कौन सी फसल के लिए ये सर्वाधिक लाभदायी है? तो याद रखना दोस्तों माउंट वर्षा या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से वर्षा मुख्य रूप से दिसंबर में सर्वाधिक होती है। लेकिन अपने राजस्थान की अगर अपन बात करें तो राजस्थान में माउंट वर्षा है वो जनवरी और फरवरी माह में मुख्यतः होती है। और इस समय गेहूं की फसल है वो पकने के कगार पर होती है, वो अपनी वर्दी वाली अवस्था में होती है। अपनी देसी भाषा में कह सकते हैं इस समय गेहूं है वो पोटे में होता है और उस समय गेहूं को सिंचाई की आवश्यकता दोस्तों अधिक होती है। इसलिए जब माउंट वर्षा होगी तो वो गेहूं की फसल को सर्वाधिक लाभदायी होती है। तो प्रश्न यहां पर आपका जो था उसका जवाब आ गया कि माउंट वर्षा किस फसल के लिए सर्वाधिक लाभदायी है? तो दोस्तों जवाब होगा गेहूं की फसल के लिए। उसके बाद दूसरा प्रमुख जो लाभ है इस वर्षा का प्राप्त होता है वो चने की फसल को होता है। याद रखना दोस्तों राजस्थान है वो मध्य प्रदेश के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा चना उत्पादक राज्य है और यहाँ चने की फसल है वो दोनों तरीके से होती है, सिंचित कृषि भी होती है और असिंचित कृषि भी होती है दोस्तों। और राजस्थान में जो चने का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो असिंचित कृषि यानी बारानी कृषि से होता है। और जब ये नियमित माउंट वर्षा होती है तो दोस्तों चने की बारानी फसल का जो उत्पादन है वो 2 से 2.5 गुना तक बढ़ जाता है। ये हुआ अपने
शीत ऋतु से संबंधित प्रमुख बातें। इसके बाद अगली क्लास में अपन बात करेंगे राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय अरविंदम।